नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में, जहां पे आपको हम करंट अफेयर बेस्ड पे स्टार्टिंग में कुछ करंट अफेयर्स के क्विज कराते हैं। लगभग 10 क्वेश्चंस आपको कराते हैं। इससे होता क्या है कि आपको जो करंट अफेयर के बेस्ड में कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिसको आप सॉल्व कर सके। यहाँ पे हम आपको इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको हम बता देते हैं। तो साथ-साथ में आपका कुछ चैप्टर भी मतलब एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने को मिल गया। इसी प्रोग्राम में हम आपको टॉपिक ऑफ द डे में जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या फिर आप कह दें कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, जिसमें हम आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, जहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, किसी वजह से करंट अफेयर में होता है या फिर न्यूज़ में होता है, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कोई भी चीज़ जो न्यूज़ में है, तो उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट जो जनरल स्टडीज़ का पार्ट हो जाए, वो भी हम डिस्कस करते हैं। फिर बाद में हम आपको मैप ऑफ द वर्ल्ड, मैप ऑफ द इंडिया के कॉन्सेप्ट्स में पूरा बताते हैं कि कोई एक ऐसा प्लेस, लोकेशन जो किन्हीं वजह से न्यूज़ में है, उसको मैप पे आपको बताते हैं कि ये जगह कहाँ है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पता ही है कि मैप कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसी भी एग्ज़ाम में, वन डे एग्ज़ाम कोई सा भी उठा के देख लीजिए, आपको वहाँ पे देखेंगे मैप बेस्ड क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि करंट अफेयर बेस्ड मिलता है, यानी कोई ऐसा लोकेशन जो न्यूज़ में हो। तो उसी पैटर्न को हम फॉलो करते हुए आपको मैप ऑफ द वर्ल्ड में, मैप ऑफ द इंडिया में समझाया जाता है। फिर लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, तो आपको वो प्रैक्टिस के लिए मिल जाता है। तो हमारा डेली करंट अफेयर प्रोग्राम का मोटिव यही है कि आपको न्यूज़पेपर को हर रोज पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो ऐसा आप महसूस नहीं करना है कि आप सोसाइटी से अलग है, कि वो फोमो जैसा है, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट है, कि मैंने ये चीज़ें नहीं पढ़ी, मुझे ये नहीं पता है। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई बात नहीं है। अगर किन्हीं वजह से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, करंट अफेयर्स में आप अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि करंट अफेयर मेरा ठीक नहीं है, तो यू कैन फॉलो अस। हम आपको इस यूट्यूब चैनल्स पे हर रोज हर सुबह आपको करंट अफेयर के बेस पे सब क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। एमसीक्यूज आपको भी दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। तो यह हमारी तरफ से भी इनिशिएटिव है और आपका भी एक काम करने को मतलब आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए, तो साथ साथ तैयारी हर किसी की ठीक से चलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम डेली करंट अफेयर क्विज कराएंगे जहां पे हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं। जैसे आज का क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे सारे करंट अफेयर से रिलेटेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ये जो क्वेश्चंस को फ्रेम किया है ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, वो आपके कन्वीनियंस के लिए किया है। और जब हम बताएंगे तो यह आप ध्यान दीजिएगा कि हाल फिलहाल में 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में कभी ना कभी न्यूज में रहा है। तो साथ ही साथ आपका डेली करंट अफेयर भी आपको सॉल्व करने को मिल जा रहा है। कोई पहला क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हरियाणा स्टेट वुमेन्स कमीशन इन 2025? बताइए, ये हरियाणा स्टेट वुमेन कमीशन 2025 में किस व्यक्ति को, किस महिला को, इस चार ऑप्शंस में महिलाएं हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हरियाणा वुमेन्स कमीशन 2025। एक बार सोचिए, यह चारों नाम कहां से है? स्मृति मंदाना, मिथाली राज, सफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर। आप कहेंगे सारे महिला क्रिकेटर ही है। तो आखिर ये न्यूज में क्यों हुआ? क्योंकि अभी रिसेंटली में ही हमारी विमेंस, इंडियन विमेंस टीम जो है, क्रिकेट की टीम, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, 50-50 वर्ल्ड कप, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में। तो यह न्यूज का ही पार्ट हुआ, करंट अफेयर का ही पार्ट हुआ। तो उसी से रिलेटेड इनमें से एक जो प्लेयर है, उनको हरियाणा सरकार ने वुमेन्स कमीशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है 2025 में। तो आपको कुछ नहीं करना, 5 सेकंड के लिए आप इसको गेस कीजिए। करंट अफेयर को अगर आप डेली फॉलो कर रहे होंगे तो यह आपका आंसर खट से खट आप बता देंगे। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेली करंट अफेयर किन्हीं वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, हम आपको इसका आंसर बता रहे हैं। आप एक बार गेस कीजिए। तो इसका आंसर है शफाली वर्मा। यानी सफाली वर्मा इंडियन क्रिकेटर है, जो हाल ही में वो हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है, विमेन क्रिकेट टीम है, जिन्हें वर्ल्ड कप जीता, उनमें से एक टीम मेंबर भी थी। और इनको मतलब ऐसे कहता है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक योजना है, जिसमें जो गौरवान्वित हमारे सोसाइटी को महसूस कराती है हमारी महिलाएं, तो उनको सम्मानित करने के लिए शेफाली वर्मा को
हरियाणा स्टेट ने वुमेन्स कमीशन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर को नमोनित किया है? तो उसका आंसर क्या है? शफाली वर्मा। शफाली वर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन विच डेट इज जनजातीय गौरव दिवस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया? जनजातीय गौरव दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? एक बार आप कुछ न्यूज का एक बार याद करने की कोशिश की, ये हाल फिलहाल का ही न्यूज है, तो इसको गेस करने में आसानी होगा और 5 सेकंड के अंदर इसको गेस कीजिए इसका आंसर क्या होगा। जनजातीय गौरव दिवस, सोचिए ये 1-2 दिन पहले ही ये जो जनजातीय गौरव दिवस ही मनाया गया है। ये मनाया गया है 15 नवंबर को। क्यों? आप सभी को ही पता होगा कि 15 नवंबर को जो फ्रीडम फाइटर थे, बिरसा मुंडा ट्राइबल लीडर थे, बिरसा मुंडा, उनकी 150वीं 150th एनिवर्सरी थी, 150वीं जयंती थी, बर्थ जन्मदिन कह सकते हैं, 150th बर्थ एनिवर्सरी थी। उस दिन जनजातीय गौरव दिवस लॉन्च किया गया। हालांकि पहले ही 2021 में जब ये अमृत महोत्सव जो स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे लॉन्च किया गया। तो इस बार भी गौरव दिवस जो है, जनजातीय दिवस 15 नवंबर को 2025 में इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 24,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इनके ही नाम से। लगभग 3-4 स्टेट्स, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और ऐसे स्टेट्स में, ताकि ट्राइबल्स कम्युनिटीज को वेलफेयर पहुंचाया जा सके। और जनजातीय गौरव दिवस क्यों मनाया जाता है आपको पता चल गया, बिरसा मुंडा, उनकी 50th एनिवर्सरी जो इस बार थी, तो इस बार 15 नवंबर 2025 को जनजातीय गौरव दिवस मनाता है। और ये 2021 से ही स्टार्ट हुआ है, अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव के सेलिब्रेट करने के टाइम से ही। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डीआरडीओ रिसेंटली डेवलप्ड विच न्यू अंडर वाटर डिफेंस सिस्टम? डीआरडीओ ने हाल ही में एक अंडर वाटर डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया है, अंडर वाटर डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया है। तो इनमें से ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन है वो डिफेंस सिस्टम। पहला MPAUVS, दूसरा वरुणास्त्र, डीआरडीओ सर्वेक्स और AIP मॉड्यूल। आप एक बार सोचिए, गेस कीजिए इसका आंसर क्या होगा 5 सेकंड में, फिर मैं आपको बताता हूं, फिर बताऊंगा भी क्या है ये डिफेंस सिस्टम। इसका आंसर है MPAUVs। देखिए, डीआरडीओ ने रिसेंटली ने एक अंडर वाटर डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया है, जिसमें होगा क्या, यह एक MPAUVs। MPAUVs क्या होता है? मैन पोर्टेबल, देख लीजिए नाम लिख देता हूं, मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस, यू से क्या हो जाएगा, अंडर वाटर व्हीकल्स, ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स। यानी डीआरडीओ ने अभी ही MPAUV यानी मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है, जो कि डेवलप किया गया है डीआरडीओ की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी से। NSTL साइंस टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज है, नेवल साइंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, एक लैब है, वहां पे इसको लॉन्च किया, वहां पे तैयार किया गया, डीआरडीओ का ही एक पार्ट है वो, जहाँ पे लैब टेस्टिंग वगैरह सब कुछ होती है। तो वहां पे एक मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल सिस्टम लॉन्च किया, जो कि डिफेंस सिस्टम का है, बहुत ही यूनिक है और बहुत एडवांस्ड है। इसमें होगा क्या, इसमें साइड स्कैन सोनार सिस्टम लगा होगा। सोनार आपको पता है गहराई नापने के लिए, कि आखिर जो समुद्र तल से जो शिप है उसकी ऊंचाई क्या है, वो सोनार सिस्टम होता है, एक नेविगेशन सिस्टम होता है, जिससे गहराई नापी जाती है और पता चलता है कि शिप कितनी दूर है समुद्र तल से। ये होता है सोनार सिस्टम में। तो ये साइड स्कैन लगा होगा, इसमें अंडर वाटर कैमरास लगे होंगे,
जो रियल टाइम पे जो जो चीजें गतिविधियां हो रही होगी वो सभी को मॉनिटर कर सके। वो कैमरा लगाने का सबसे बड़ा पर्पस क्या है कि ये एक सबमरीन टाइप का है। ये एक सबमरीन ही है, डिफेंस अंडर वाटर डिफेंस सिस्टम जो सबमरीन ही होगा। वो जब नीचे होगा तो साइड में और हर जगह कैमरा लगा होने से उनको पता चलता रहेगा कि सामने से कोई कोई दुश्मन या फिर कोई किसी भी तरह का डेंजर तो नहीं आ रहा है, कोई खतरा तो नहीं आ रहा। तो सभी चीज को मैकेनिज्म को फॉलो करने में, इसको मॉनिटर करने में बहुत आसानी होगी। तो इसलिए अंडर वाटर कैमराज भी लगे होते हैं। तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हुई इस चीज में? एक यह मैन पोर्टेबल मतलब मनुष्य, मतलब व्यक्ति जा सकता है, जो नेवल आर्मी, नेवल जो फोर्सेस होंगे वो उसमें बैठ के जाएंगे सबमरीन में। या अंडर वाटर व्हीकल होगा, यानी बिल्कुल नीचे से अंदर से जाएगा सबमरीन जैसा ही कुछ। इसके साइड में सोनार सिग्नल सिस्टम लगा होगा और अंडर वाटर कैमरास लगे होंगे सब कुछ को मॉनिटर करने के लिए। बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी है। किसने लॉन्च किया है? डीआरडीओ ने डेवलप किया है। किसके कोलैबोरेशंस के साथ? यानी उसके अंदर काम करे होंगे नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, ये सब किया है। इसमें ऑनबोर्ड टारगेट रिकॉग्निशन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वर्कलोड को और मिशन टाइम को कम कर सकते हैं। बहुत सारे और भी चीजें इसमें किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा इनोवेशन है इंडिया के डिफेंस सिस्टम में। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है 2026 एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप विल बी को होस्टेड बाय विच टू कंट्रीज। यानी 2026 का हॉकी वर्ल्ड कप कौन सी दो कंट्रियां उसको को होस्ट करने वाली है? सिर्फ होस्ट करना होता तो एक ही कर दी, को होस्टेड मतलब दोनों कंट्री साथ में मिलकर होस्ट करेंगे 2026 की हॉकी वर्ल्ड कप। आप एफआईएच, इसको कुछ मतलब, एफआईएच मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। यानी वही हो गया, सिंपल सी बात है, हॉकी का ही टीम सब वगैरह, यानी हॉकी का ही टूर्नामेंट जैसा है। तो हॉकी के रिलेटेड वर्ल्ड कप इस बार कहाँ होगा? को होस्टेड करना है 2026 का। एक बार सोचिए, गेस कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? बेल्जियम और नीदरलैंड। बेल्जियम और नीदरलैंड साथ में मिलकर 2026 का हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट करने वाली है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है और नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है। ठीक, ये काम कुछ आप भी कर लीजिए। तो 2026 का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? जो कि को होस्टेड होगा दो कंट्री द्वारा, बेल्जियम और नीदरलैंड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। न्यू मैंगलोर पोर्ट वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली announced 1500 crore modernization project is located in which Indian state? सिंपल सी बात है, मैंगलोर पोर्ट जो है वो कहाँ है? आपको बताना है कि मैंगलोर पोर्ट कहाँ है। पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन है न्यू मैंगलोर पोर्ट वेयर द, ये क्वेश्चन देखिए। न्यू मैंगलोर पोर्ट वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड 1500 crore modernization project is located in which state? मैंगलोर पोर्ट कहाँ स्टेट है, कहाँ, किस राज्य में है? तो बड़ा ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था, लेकिन करंट अफेयर का पार्ट इसलिए बनाया गया कि नॉर्मली तो ये मैंगलोर पोर्ट आपको ऐसे डायरेक्टली पूछेगा नहीं कि कर्नाटका का है। पूछ भी सकते हैं, चांसेस है, लेकिन ये करंट अफेयर का पार्ट ऐसे हो गया है कि रिसेंटली में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 1500 करोड़ का मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। कहाँ? मैंगलोर पोर्ट, जो कि कर्नाटका में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई बेस्ड लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेलवेज फ्राइट वैगन सिक्योरिटी। एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर यह, फिर से देखिए एक बार क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू एआई बेस्ड लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेलवेज फॉर फ्राइट वैगन सिक्योरिटी। यानी हाल ही में जो इंडियन रेलवेज ने है एक एआई बेस्ड लॉकिंग मॉनिटरिंग मतलब कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिससे पता चल सके कि कोई चीज अगर लॉक किया गया है तो ठीक से लॉक हुआ है कि नहीं हुआ है, लॉक हो गया है तो क्या उसमें बाद में खुलने की संभावना कैसी है, यानी उसके टोटल कंट्रोल में, उस सिक्योरिटी कंट्रोल में है कि नहीं, यही एक मॉनिटरिंग सिस्टम होगी। तो इंडियन रेलवे ने अभी एक एआई बेस्ड लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। तो उसका नाम क्या है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। ए सुरक्षा, बी नेत्रा, सी दृष्टि, डी त्रिनेत्रा। आप एक बार 5 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कीजिए या फिर गेस कीजिए कि क्या होगा इसका आंसर, फिर मैं बताता हूं आपको।
इसका आंसर है दृष्टि। दृष्टि एक एआई बेस्ड लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है जो इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या, आप सिंपल सा कुछ इस तरह से ध्यान रखिए कि यह दरवाजा है रेलवे का, मतलब ट्रेन का। इसमें कुछ कुछ ऐसे ट्रेन में भी आप ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है कि देखते जैसे स्टेशन आएगा वो खुलेगा, फिर वो जब कुछ समय के लिए, जब वो डिपार्चर से पहले, ट्रेन खुलने से पहले वो बंद हो जाएगा। तो यह इंटरलॉकिंग जो ये लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है, टिपिकली ऑटोमेटिकली या फिर मैनुअली होता था, एआई बेस्ड नहीं है। यानी एआई बेस्ड जब भी होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा, तो उसमें कुछ कुछ एल्गोरिदम्स होंगे। एक कैसा एल्गोरिदम है वही हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें होगा क्या, जो नॉर्मली अभी क्या चल रहा है कि जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रेन है, जैसे कि आप वंदे भारत एक्सप्रेस जो होगा उसमें, या फिर ये तेजस एक्सप्रेस, और भी सारे ट्रेन हैं जिसमें ये ऑटोमेटिक या स्मार्ट गेट मान सकते हैं, ऑटोमेटिक गेट्स है जिसमें ऑटोमेटिकली या फिर मैन्युअल इसको कंट्रोल किया जाता है कि गेट कब खुलेगी कब बंद होगी। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, एक पैनल होता है, वहां से उसको जैसे स्टेशन आने वाला का उसको पैनल उसको गार्ड कमांड देगा, वो गेट खुलेगा उस टाइम पे, फिर उसको कमांड देकर बंद कर देगा। ये ऑटोमेटिकली भी हो सकता है या मैनुअली भी हो सकता है। लेकिन एआई बेस्ड में क्या होगा, और इसमें एक दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी बात, जब ये ऑटोमेटिकली या मैनुअली होगा करते हैं वो लोग, तो उनके पास कोई ऐसा सिस्टम तो होता नहीं कि पता नहीं चलता है कि कितने लोग चढ़े हैं, कितने लोग उतरे हैं, या फिर स्टेशन से कितनी दूर पे कब खुलना है। मान लीजिए ट्रेन अचानक से रुक गई और वो पहले से ही फीड है कि ट्रेन जहां पर रुकेगी वहीं पे गेट खुलेगा, तो अपने आप खुल जाएगा वो गेट। लेकिन अब एआई बेस्ड में ऐसा होगा जहां पे प्रॉपर एक एल्गोरिदम सेट कर दिया जाएगा, और उसमें ये बता दिया जाएगा कि जब स्टेशन आएगा तो यह इतने समय के लिए गेट खुलेगा। फिर उसी टाइम पे चेक करना है कि कोई व्यक्ति जो स्टेशन या गेट के पास है उसको ये कमांड चला जाए, उसको ये पता चल जाए कि जैसे मेट्रोज में होता है दरवाजों से कृपया दूर रहे, ऐसा कमांड दिया जाता है, फिर वहां पे भी एक ऐसा कमांड दिया जाएगा कि दरवाजे थोड़ा दूर रहना है, और एआई को पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति वहां पर खड़ा है, तो यह जो पैनल है उसको कमांड देगा कि वहां से हट जाए, और वो फिर बंद होगा, और वो एक्चुअली में बिल्कुल बंद होके ही वह ट्रेन खुलेगी, या फिर ऐसे सिक्योरिटी पर्पस पे किया जाएगा कि ऐसा ना हो कि गेट पूरा आधा बंद ही हुआ है और पैनल को लग गया हो कि हाँ गेट बंद है और ट्रेन खुल गई। इससे होगा क्या, जो एयर होगा वो बिल्कुल बहुत तेजी से, क्योंकि ट्रेन होगी स्पीड में तो अंदर जाएगा, तो उससे हो सकता है कि कुछ दिक्कत क्रिएट होगा। तो ऑब्वियसली उससे बचने के लिए एआई बेस्ड एक सिक्योरिटी सिस्टम लाया गया है रेलवे सिस्टम में, ताकि वो गेट को प्रॉपर लॉकिंग सिस्टम को देख सके। फिर उसके बाद ये भी देखना है कि यह लॉक हो गया है तो अब हम सिक्योर मतलब सेफली चल सकते हैं। ये सब चीजें टिपिकली एआई बेस्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली रिड्यूस द जिया टैग एप्लीकेशन फी फ्रॉम 5,000 टू व्हाट एवर। यानी जिया टैग एप्लीकेशन का 5,000 से अब उसने कुछ कम कर दिया। यानी किसी जगह से, जिया टैग एक्चुअली में होता क्या है, जिया टैग एक जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन है। जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन यानी कोई प्रोडक्ट या फिर कोई भी चीज है, उसकी ओरिजिन, ज्योग्राफिकली ओरिजिन से बेस्ड उसको जिया टैग दिया जाता है। जैसे सबसे पहली बार जो जिया टैग किसी चीज को दिया गया था वो था दार्जिलिंग टी। यानी दार्जिलिंग टी जो है वो सिर्फ दार्जिलिंग में ही है, टी तो हर जगह है, लेकिन दार्जिलिंग की जो चाय है उसकी खासियत वो दार्जिलिंग के मिट्टी में या दार्जिलिंग के ज्योग्राफिकल एरिया से ही पता चलेगी। तो यह जिया टैग है, वह ज्योग्राफिकल ओरिजिन मतलब वो कहां से पैदावार है, उसकी कहां की उपज है, वो दर्शाता है। तो अब हुआ क्या है, सरकार ने, अब पहले क्या था, किसी भी प्रोडक्ट को जिया टैग लेना होता था तो 5,000 का एक डिपॉजिट देना पड़ता था, एप्लीकेशन फी होता था, वो देना होता था, ताकि यह एक जिया टैग उसको मिल सके। और जिया टैग में आप एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखिए, 10 साल तक ही उसका जिया टैग, और बाद में उसको ये रिव्यू कराना होता है बार बार, ताकि मतलब कि हाँ ये 10 साल का लिए अब ये जिया टैग मिल गया, उसको फिर से आप रिव्यू कीजिए, रीअप्लाई करने जैसा मैटर समझ लीजिए। तो जिया टैग का फीस अब जो है एप्लीकेशन का 5,000 से कितना किया गया है। आपके ऑप्शन ये है, एक 1,000, बी 3,000, सी 2,000, डी 4,000। तो इसका आंसर क्या है, कुछ सेकंड के लिए आप इसको गेस कीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके आप एक बार गेस कीजिएगा। इसका आंसर है 1,000 रुपया। यानी अब 5,000 से 1,000 रुपया कर दिया गया है जिया टैग के लिए।
और अगला क्वेश्चन देखिए जो बिल्कुल जीआई टैग से ही रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, द तुंगबुक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि द तुंगबुक एंड टमटम पुलिट रिसेंटली अवॉर्डेड जीआई टैग बिलोंग टू विच इंडियन स्टेट। आखिर ये जो जीआई टैग एक किसी स्टेट का जो नाम दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, उनमें टुंगबुक और पुंगटोंग पुलित, इन दोनों जो जीआई टैग है वो किस स्टेट का है? टुंगमुक और पुंगटोंग तुलित पुलित, यह दोनों जो चीज है जिसको जीआई टैग दिया गया आखिर किस स्टेट से है? आप एक बार गेस कीजिए, मैं आपको फिर बताता हूँ कि यह किस स्टेट से आती है और आखिर ये तुंगबुक और तुंगटोंग पुलित है क्या, एक बार गेस कीजिए। इसका आंसर क्या है? आपने कुछ गेस किया? इसका आंसर है सिक्किम, यानी सिक्किम राज्य के दो, टुंगबुक और पुंगटुक पुलित जो है उसको जीआई टैग दिया गया। आखिर यह है क्या? यह एक लेप्चा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। लेप्चा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो सिक्किम में पाए जाते हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। जो टुंगोंग पुलित है वह एक बांस की बांसुरी है, ठीक है, वो बांसुरी ही है। तो वह जो बांस है, जो बांसुरी है, जिस प्रोडक्ट से बनाया जा रहा है वो बांस है, और वो बांसुरी जो है वो सिक्किम में ही पाई जाती है लोकल एरिया में। तो टोंग जो पोंगटोंग पुलित है एक बांस की लकड़ी, सिर्फ सिक्किम में ही पाई जाती है, और उसकी जो फ्लूट बना है उसको जीआई टैग दिया गया है। और तुम्बुक भी एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जैसा ही है, थोड़ा सा सितार जैसा है लेकिन थोड़ा अलग है वो। और सितार जैसा ही हो जाएगा तो बिल्कुल तो उसको जीआई टैग नहीं मिलेगा क्योंकि वह कहीं और की होगी। लेकिन तुंगबुक जो है बिल्कुल थोड़ा बहुत सितार जैसा ही एक इंस्ट्रूमेंट है। आप एक बार गूगल पे उसको फोटो चेक करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो तुंगबुक और पुंगटोंग पुलित जो है इस दोनों को जीआई टैग मिलेगा, वो सिक्किम राज्य से है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया रिसेंटली अचीव्ड विच ग्लोबल पोजीशन इन पेटेंट फाइलिंग। पेटेंट फाइलिंग अभी बताऊंगा क्या चीज है। और एज अनाउंस बाय द यूनियन मिनिस्टर, यानी पेटेंट फाइलिंग के ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या है कि इंडिया ने अभी रिसेंटली में पूरे वर्ल्ड में पेटेंट फाइलिंग में कौन सा रैंक हासिल किया है, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको बताया है कि इंडिया ने पेटेंट फाइलिंग में जो है पूरे वर्ल्ड में कौन सा रैंक हासिल किया है। ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको गेस करना है। ए 8th लार्जेस्ट, बी 10th लार्जेस्ट, सी 12th लार्जेस्ट, डी 6th लार्जेस्ट। तो इसका आंसर क्या है? 6th लार्जेस्ट। अब ध्यान से सुनिए, आपको आंसर तो पता चल गया। अब समझिए क्या है पेटेंट फाइलिंग और 6th लार्जेस्ट कैसे मिला है। इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो देखिए ऐसा है कि इंडिया को अभी पूरे वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट जो पोजीशन है, 6th पोजीशन मिला है पेटेंट फाइलिंग में। और यह चीज अनाउंस किया है किसने? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बताया है कि इंडिया को भी हाल ही में पूरे वर्ल्ड में पेटेंट फाइलिंग। अब पेटेंट फाइलिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई स्टार्टअप है और वो स्टार्टअप थोड़ा यूनिक है, मतलब स्टार्टअप होगा तो ऑब्वियसली उसने कुछ यूनिकनेस होगी तभी तो उसने स्टार्ट किया है। तो वो यूनिकनेस जब पूरे ऐसा लगेगा कि हाँ ये पूरा फेमस हो चुका है और उसकी कोई कॉपी ना कर ले, तो उसको पेटेंट फाइल करते हैं। पेटेंट फाइल करते हैं कि ये जो चीज है, जो स्टार्टअप है, जो प्रोडक्ट है हमारा, वह सिर्फ और सिर्फ हमारा है। अब इस पे कोई भी कुछ बनाएगा तो वो उसका कॉपी पेस्ट माना जाएगा, वो ओरिजिनल नहीं कहा जाएगा। जैसे हमारा ये स्टार्टअप है यूनिकॉर्न फैक्ट्री क्लासेस। अब हमारा यूनिकनेस, जो भी हमारे कंटेंट है, हमारे जो फैकल्टी है, जो भी हमारे पढ़ाने की चीजें है, और ये बहुत यूनिक है। अब यूनिक कैसे है वो आप लोग ही डिसाइड कर लेंगे, हम तो बताएंगे कि हम यूनिक है। तो यूनिकनेस जैसे ही हमारा यूनिकॉर्न फैक्ट्री क्लासेस है, और इससे रिलेटेड जब भी हम ये पेटेंट फाइल कर देंगे कि यह यूनिकॉर्न फैक्ट्री क्लासेस से जितने भी कंटेंट वो हमारे हैं, और इसके कंटेंट कोई ले रहा है और अपना बता रहा है, तो वह सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट माना जाएगा। हम उस पर कॉपीराइट का ये भी कर सकते हैं कि आपने हमारा नकल किया है, तो उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं या फिर उससे कुछ डिमांड भी कर सकते हैं। तो पेटेंट फाइल किया जाता है।
ज्यादातर ये स्टार्टअप्स में होता है। और इंडिया में जैसे ही मेक इन इंडिया या फिर स्टार्टअप इंडिया करके जो ये कॉन्सेप्ट आया, तो बहुत सारे नए नए इनोवेशंस आने लगे। तो नए नए इनोवेशंस आते हैं और ये बहुत लार्ज में देखा गया, बहुत सारी कंपनी जो यूनिकॉर्न बन के तैयार हुई। तो ये पेटेंट फाइल किया गया बहुत जगह कि हाँ ये चीज पेटेंट जो है यह इसमें खासकर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, मतलब एक वर्ड सुनते होंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, यानी ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो यूनिकनेस है, ये जो प्रोडक्ट है, ये हमारा है, ये हमारा ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और इसका हम पेटेंट फाइल कर रहे हैं, यह मेरा ही है और ये इसका ऊपर जो पूरा अधिकार है वो मेरा है, और कोई इसको यूज कर रहा है तो वो उसकी कॉपी पेस्ट कर रहा है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ने बताया कि हम पूरे वर्ल्ड में भी 6 लार्जेस्ट चल रहे हैं, यानी हमारे इंडिया से जो नए नए सोच, नए नए स्टार्टअप, नया नया जो मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, हम पूरे वर्ल्ड में 6 लार्जेस्ट पे है जहां पे पेटेंट फाइलिंग की जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जो कि है, इंडिया प्लान कर रहा है कि वर्ल्ड के डीपेस्ट अंडर वाटर रिसर्च लैब करे, तो उसकी गहराई क्या होगी। इंडिया सबसे गहरा डीपेस्ट वाटर का एक रिसर्च करने जा रहा है, अंडर वाटर रिसर्च करने जा रहा है, लैब बनाने जा रहा है। उसकी डेप्थ क्या होगी, एक बार आप गेस कीजिए कितना इसका डेप्थ होगा। इंडिया प्लान्स टू बिल्ड द वर्ल्ड्स डीपेस्ट अंडर वाटर रिसर्च लैब एट व्हाट डेप्थ। इसका आंसर क्या है, 6000 मीटर। इंडिया का एक इंडियन ओशियंस इंडियन ओशियंस में एक अंडर वाटर रिसर्च लैब स्टार्ट करने जा रही है इंडियन ओशियंस में, जिसकी गहराई होगी 6000 मीटर। और इसमें जो इंडिया का ओशन मिशन है कि हम अंडर वाटर से रिलेटेड या फिर ओशन से रिलेटेड जो मिशन हमारा है उसको करने के लिए, उसमें एक समुद्रयान करके एक मिशन है। और इस पूरे जो डीपेस्ट अंडर वाटर रिसर्च को ना उसका नाम रखा गया है मत्स्य। ठीक, इतना ही ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि 6000 मीटर है, अंडर वाटर रिसर्च लैब स्टार्ट करना है और इंडियन ओशन में किया जा रहा है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सेक्शन पे हम चलिए जो कि है हमारा आज का टॉपिक ऑफ द डे। हमने कहा स्टार्टिंग में कि हम आपको एक टॉपिक ऑफ द डे बताएंगे, जो ऐसा टॉपिक जो किन्हीं वजह से अभी न्यूज में रहा हो। तो आज का टॉपिक ऑफ द डे क्या है, आज का टॉपिक ऑफ द डे है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी आपको पता होना चाहिए क्या है। पहले हम देख लेते हैं न्यूज में क्यों है ये। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी MNRE, एक मिनिस्ट्री है हमारे भारत सरकार की, उसने अभी फर्स्ट एवर नेशनल जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 का बनाया है। पहली बार नेशनल जियोथर्मल पॉलिसी बनाया है, जो कि डिजाइन है कि नेशन का जो अनटैप्ड जियोथर्मल रिसोर्सेज है उसको ज्यादा से ज्यादा स्कोप बढ़ाया जा सके। अब देखिए जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है। जो ये हमारा अर्थ है ना, ये जो अर्थ है इसके अंदर से कंटिन्यूसली हीटिंग भी होती है। ये तो 6th क्लास की बात है कि अंदर हीटिंग होती है, और इसकी जो हीटिंग है वह एक एनर्जी होती है, उसी एनर्जी को बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियो अर्थ रिलेटेड, थर्मल मतलब हीटिंग, और एनर्जी तो एनर्जी, यानी कंटिन्यूसली हीटिंग जो होती है अर्थ के इंटरनल जगह से, लगभग कोर मेंटल एरिया जो हम पढ़ते हैं, तो कोर मेंटल के आसपास से जो कंटिन्यूसली हीटिंग होती है, उससे जो एनर्जी है, जो हीट है, उससे एनर्जी को स्टोर करके उससे एक रिन्यूएबल एनर्जी बनेगा। क्यों? क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी कैसे है, क्योंकि आप धरती का जो हीटिंग प्रोसेस है उसको रोक नहीं सकते हैं, खत्म भी होगा तो वो बार बार रिफिल करता रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। जैसे कहा ना रिन्यूएबल एनर्जी में, जैसे सूर्य की रोशनी है, सौर ताप है, वो आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते, जब तक सूर्य है तब तक वो चलता ही रहे, उसका जो सौर ऊर्जा है तो आता ही रहेगा। तो वह रिप्लेनिशेस होता है, मतलब वो बार बार अपने आप में रिफिल कर लेता है रिन्यूएबल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी भी एक रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि बार बार या अपने आप में रिप्लेनिशेस करता है, रिफिल करता है, और इससे हम एनर्जी स्टोर करके इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। याद रखिएगा।
ये इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो हम अब पढ़ना चाह रहे हैं वो चीज पढ़िए एक बार। देखिए अब हम नोट्स के हिसाब से अगर कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करें तो ये है कि जियोथर्मल क्या है, एक थर्मल एनर्जी है जो कि अर्थ के क्रस्ट से आता है और रेडियो एक्टिव डीके और रेसिडुअल प्लानिटरी हीट की वजह से आता है। कहां कहां से? रेडियो एक्टिव डीके और रेसिडुअल प्लानिटरी हीट की वजह से आता है। और यह रिन्यूएबल एनर्जी हमने बताया आपको, और कॉन्स्टेंटली रिप्लेसेस हुआ है, दोबारा रिफिल होता है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम आएगा, इंडस्ट्रियल हीटिंग में काम आ जाएगा, और डायरेक्ट यूज एप्लीकेशन जैसे कि स्पेस हीटिंग में और एग्रीकल्चर में यह काम आ सकता है। और इंडिया के जियोथर्मल जोन्स की हम बात करें जो कि कहां कहां है, पूगा वैली लद्दाख में, और टटापानी छत्तीसगढ़ में, और कैम्बे इन गुजरात। यहां पे आपको ज्यादा जियोथर्मल एनर्जीज का यूज करने के लिए लाया जा रहा है। कहां का? इस तभी इसको जियोथर्मल जोन्स का है जहां से ये सब चीजें लाई जा सकती है और कुछ हिस्से तक लाया भी जा रहा है। और इसी के एस्टिमेट में अगर हाल ही फिलहाल में देखा जाए तो लगभग 10,000 मेगावाट जियोथर्मल पावर जो है वो आने ही, मतलब रिसेंटली में देखा गया कि लगभग 10,000 मेगावाट का जियोथर्मल एनर्जी जो हम इसको यूज कर सकते हैं। और सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी कहाँ है? आखिर ये हमें जानना भी जरूरी है ना कि आखिर ये जियोथर्मल एनर्जी आ कहाँ से रहा है और कहाँ से हम इसको गैदर कर सकते हैं। तो इसको हम ले सकते हैं कहाँ से? डीप रिजर्वायर, यानी कुछ ऐसा रिजर्वायर जो बहुत डीप है। जैसे ही डीप होगा तो उसकी हीटिंग जो है ऊपर आती होगी और उसको हम कैप्चर कर लेंगे। टरबाइन जो जो घूमने की प्रक्रिया होती है और जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्या है, डीप रिजर्वायर, वहां पे सुपर हीटेड वाटर होता है और स्टीम, इसको ड्रिलिंग टेक्निक से पावर प्रोडक्शन कर सकते हैं। और सरफेस लेवल रिजर्वायर, कुछ ऐसे भी सरफेस लेवल रिजर्वायर हैं जो एक्चुअली में क्या है कि अब जैसे मैंने कहा ना कि डीप रिजर्वायर में हम अगर बिल्कुल गहरे में जाएंगे तो वहां से गर्म हवाएं या फिर स्टीम के तौर पे आएगी, तो उसको हम यूज करेंगे। कुछ ऐसा है जो सरफेस पे ही अपने आप गर्म हो रहा है, इतनी ओवर हीटिंग की वजह से सरफेस में भी हो रहा है। लगभग ये आपको कहाँ मिलेगा? वो टेक्टोनिक एक्टिव जोन, टेक्टोनिकली एक्टिव जोन वहीं पे मिलेगा ऑब्वियसली। तभी तो वहां से अगर कोई बिल्कुल ही डीप रिजर्व में जाएगा तो वहां से हीट मिलेगी। और ऐसा जगह जो बिल्कुल सरफेस पे हो तो वो कहाँ हो सकता है? टेक्टोनिक एक्टिव जोन पे ही मिलेगा। और और वो सबसे इजी और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, क्योंकि डीप रिजर्वायर में आपको थोड़ा बहुत अंदर ले जाने के लिए कोई ऐसा एक्सपर्ट चाहिए होगा जो ये सब चीजों को मैनेज कर सके। लेकिन सरफेस पे ही है तो ऑब्वियसली सबसे इजी हो जाएगा किसी को भी मॉनिटर करने के लिए। और सॉलो ग्राउंडेड लेयर्स ये मेंटेन करता है स्टेबल टेम्परेचर, लगभग कितना, 10 डिग्री सेल्सियस, जो कि हीट पंप्स को, ग्राउंड सोर्स हीट पंप्स को यूज किया जा सके उस एनर्जी को गैदर करने के लिए। कुछ कुछ ऐसे वोल्केनिक रीजन्स हैं जो कि हाइड्रोथर्मल फील्ड्स हैं, वो इमिट करती हैं स्टीम, और इसी से ही डायरेक्ट यूज किया जा सकता है जियोथर्मल एनर्जी को। अगर एडवांटेज देखें जियोथर्मल एनर्जी के, हम कह रहे हैं कि जियोथर्मल एनर्जी आखिर यूज करना क्या है, क्यों है, क्यों, उसकी कुछ ऐसे विशेषताएं होगी, एडवांटेज होगी। तो एडवांटेज क्या है उसका? यह जियोथर्मल एनर्जी जो है ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है, इतनी जल्दी खत्म होने वाली चीज नहीं है। जैसे आप कोई नॉर्मली यूज करेंगे, जैसे आप पेट्रोल या फिर किसी तरह से जो नॉर्मल आप कन्वेंशनली एनर्जी यूज करते हैं, वो कभी कभी खत्म भी हो सकती है या फिर उसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो जियोथर्मल एनर्जी है उसमें क्या है, ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है, जिसमें मिनिमल एनवायरमेंटल इफेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जियोथर्मल जो, क्योंकि ये खुद व खुद धरती से ही निकल के आ रहा है, तो इसका जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत कम देखने को मिलेगा। और यह कंटिन्यूअस पावर सप्लाई देता रहेगा। और यह इसके जो लैंड रिक्वायरमेंट है जियोथर्मल प्लांट्स के लिए, वो लो बहुत कम होता है जो सोलर पावर स्टेशन में चाहिए। अब सोलर पावर स्टेशन में क्या चाहिए आपको? एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर डायरेक्टली धूप पड़ सके। लेकिन जो डीप रिजर्वायर है वो पहले से ही वो बना हुआ जगह है, आपने उसके लिए कुछ किया नहीं है, बस थोड़ा सा स्पेस बनाया है ताकि हम वहां से गैदर कर सके। वो स्पेस पहले से ही था, आपने नया कुछ नहीं किया। लेकिन सोलर थर्मल एनर्जी में आप यूज्ड स्पेस को एक यूज करोगे, यानी वो पहले से किसी काम के लिए उपयोग रहा होगा, फिर उसको आप यूपीएम में लाने के लिए, सोलर एनर्जी यूज करने के लिए कहोगे कि यहाँ पे सोलर प्लेट्स लगाया जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं जगह को छेक रहे हो, मतलब जगह को हड़प रहे हो उस जगह को। और इसमें क्या है, इसमें लैंड रिक्वायरमेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं, वो पहले से ही वहां पे है ना।
अगले आगे अगर हम कुछ इसके विशेषताएं और देखें, ये एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन को सपोर्ट करता है और फॉसिल फ्यूल्स पे जो हम आजकल ज्यादा डिपेंडेंसी दिखाते हैं उसको कम करेगा। और नेशनल जियोथर्मल एनर्जी आखिर हम क्या है, हालांकि इसके कुछ चैलेंजेस भी हम देख लेते हैं कि आखिर ऐसा तो है नहीं कि कोई भी ऐसी एनर्जी या फिर कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी उसका टेक्नोलॉजी का कुछ चैलेंजेस ना हो। चैलेंजेस देख लेते हैं। चैलेंजेस में है कि ये हाई कैपिटल कॉस्ट है, यानी इसको बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा को प्रॉपर निकालने में या फिर इसका एनर्जी को यूज करने में। और ये कॉम्प्लेक्स ड्रिलिंग ऑपरेशंस भी है, कहा ना ड्रिलिंग करने के लिए बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा। ये ड्रिलिंग ऑपरेशन बहुत कॉस्टिंग भी होगा। और इनकरेक्ट ड्रिलिंग जो है, अगर मान लीजिए किसी कारण से इनकरेक्ट ड्रिलिंग हुआ तो क्या हो सकता है, आप अंदाजा लगाइए। होगा क्या कि कुछ कुछ हार्मफुल गैसेस का एमिशन हो जाएगा, वो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। तो यह इकोलॉजिकली सेफ्टी कंसर्न को मतलब बहुत ज्यादा कंसर्निंग मैटर हो जाएगा कि इकोलॉजिकली बहुत दिक्कत हो जाएगी। और कुछ ऐसे रिमोट जियोथर्मल साइट होंगे जो टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी इश्यूज को मिलेगा वहां पे, और एडवांस्ड एक्सपर्टीज चाहिए। देखिए जियोथर्मल एनर्जी के लिए जो कन्वेंशनल जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, जैसे टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी जो हम यूज कर रहे हैं, उसमें एक्सपर्ट एक्चुअली में बहुत है, ऐसे इंस्टीट्यूट भी है जो उसकी ट्रेनिंग करा रही है। लेकिन जियोथर्मल एनर्जीज में बहुत कम आपको ऐसे एक्सपर्ट मिलेंगे, यानी उसकी ट्रेनिंग अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इंडिया के जो नेशनल ज्योग्राफिक जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी है उसके 2025 के की फीचर्स देखें तो क्या है इसमें कि जिन नेशनल इसमें करना क्या है, जो वैल्यूबल प्रोडक्ट्स है सच एज लिथियम, बोराक्स और सिलिकॉन, यह एमएमडीआर एक्ट 1957 से इसको लिया गया है ताकि इसको यूज कर सके। और रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट RERT डेट जो है वो 100% फंडिंग मिल रहा है पब्लिक और नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट से। और जो जियोथर्मल कैपेसिटी है हमारे 15 गीगावाट ग्लोबली में, लाइक यूएस, इंडोनेशिया, नेदरलैंड्स, इसके डिप्लॉयमेंट सबसे आगे है। और 2025 में यह जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी अरेना है और ये क्लीन एनर्जी को और डिप्लोमेसी को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पॉलिसी जो इंडिया ला रही है नेशनल जियोथर्मल पॉलिसी से, इससे होगा क्या, पायलट प्रोजेक्ट लाना है लद्दाख और छत्तीसगढ़ में ताकि हम यह एक सबसे बड़ा हब क्रिएट कर सके 2030 तक। तो ये था जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी से रिलेटेड। और जियोथर्मल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पता चल गया, उसके चैलेंजेस आपको सब कुछ देखने को मिल गया होगा। अब आगे चलिए, जो कि अगला हमारा सेक्शन है वो है मैप ऑफ द डे भारत में। आज जो मैप द डे भारत के इसमें कौन सा प्लेस न्यूज में है, कामेंग रिवर। कौन सा, कामेंग रिवर। और ये रिवर जो आपको दिख रहा होगा ये यहां से है, ये रिवर है कामेंग रिवर। ठीक, ये है कामेंग रिवर। तो आज न्यूज में है हमारा कामेंग रिवर। उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है हम वो देख लेते हैं। कामेंग रिवर जो है उसको जिया भरालई भी कहा जाता है असम में, जो कि ग्लेशियर लेक तवांग डिस्ट्रिक्ट में एक गोरी चेन माउंटेन है, वहां से ओरिजिनेट होती है। कहां से ओरिजिनेट होती है, फिर से देखिए, कमांग रिवर जो कि जय भरली नाम से भी असम में फेमस है, वह तवांग डिस्ट्रिक्ट में एक गोरी चेन माउंटेन है, वहां के ग्लेशियर लेक से आता है। और इसकी हाइट लगभग 6300 मीटर है। और ये तवांग डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। और यह जो ये कमेंग रिवर है, मान लीजिए कुछ इस तरह से अगर ये फ्लो कर रही है, कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही है, तो इसके वेस्ट में कौन सा है, ये जो रिवर है वो फ्लो कर रही है बालपुंगा सर्कल में और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में और सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में आसाम। और यह ब्रह्मपुत्र रिवर तेजपुर एक जगह है, वहां पर ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाती है कोलिया भमोरा सेतु के पास। जो ब्रह्मपुत्र रिवर का ही एक ट्रिब्यूटरी है कामेंग रिवर। तो कामेंग रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर में कहा मिलती है, तेजपुर असम में, लगभग कहा, कोलिया भोमारा सेतु में। और ये कामेंग रिवर जो है रिवर सिस्टम, ब्रेडेड रिवर सिस्टम है, और ये लोअर रीचेस तक जाती है
और एलुवियल प्लेन्स और फ्लड प्लेन्स में बहुत ज्यादा उसके जो फर्टिलिटी है उसको मदद देती है। और ये बाउंड्री बनाती है ईस्ट केमांग और वेस्ट केमांग डिस्ट्रिक्ट का, लाइक पक्के रिजर्व ऑन द ईस्ट, यानी पक्के रिजर्व जो ईस्ट में है, यहाँ पे पक्के रिजर्व है, और वेस्ट में कौन सा है, सेसा ऑर्चिड सेंचुरी, ठीक। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको वेस्ट में लिखेगा, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यानी कामेंग रिवर के जो फ्लो को देखे तो उसके ईस्ट में आपको पक्के टाइवर रिजर्व मिलेगा, और वेस्ट में सेसा ऑर्किड सेंचुरी और ईगल वेस्ट सेंचुरी मिलेगा। फिर उसी में ही अगर ईस्ट में जाएंगे तो अडाफला हिल्स आपको कामेंग रिवर के ईस्ट में मिलेगा, और आका हिल्स जो है वह वेस्ट में मिलेगा। कौन सा, आका हिल्स। तो दो तीन इंपॉर्टेंट बात याद रखने की थी, ईस्ट के कामेंग रिवर के ईस्ट में डाफला हिल्स है और वेस्ट में आका हिल्स है। और कामेंग रिवर जो है बेसिन है लगभग 11,843 किलोमीटर स्क्वायर लगभग उसका बेसिन है, लगभग 264 किलोमीटर लॉन्ग है। और इसके मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो टिप्पी नाला, वहां पर देखिए टिप्पी नाला जो कि टिप्पी विलेज में जाके इससे मिल जाती है। फिर टेंगा रिवर है, बिचौम रिवर है, दिरांगचू है, और वह ईगल नेस्ट सेसा सेंचुरी में जाके सारा अपना पानी गिरा देती है। और हिस्टोरिकली अगर देखें तो कामेंग रिवर जो है ना, यह बॉर्डर था दो किंगडम, इसका नाम आप ठीक से पढ़िएगा, कुछ नाम अलग ही टाइप का है ये, चूटिया किंगडम और कमाटा किंगडम। तो कभी भी थोड़ा ढंग से बताइएगा कि आखिर ये किंगडम है क्या, नहीं तो कुछ स्पेलिंग एरर से कुछ अलग ही मीनिंग हो जाएगा इसका। तो चूटिया किंगडम और कमाटा किंगडम इसके बीच में एक बॉर्डर बनाती थी, और अहोम रिवर जो अहोम किंगडम है और बारो भान रूल है उसके बीच में भी एक बाउंड्री बनाती थी। यानी एक नदी इस पार में अहोम रूल चल रहा है और इस पार में बारो भान रूल चल रहा है, और उससे भी पहले जाए तो रिवर के दूसरी तरफ एक तरफ चूटिया किंगडम है, दूसरी तरफ कमाता किंगडम है। और इंफॉर्मेशन यह है कि बालूपोंग बोमडा हाईवे जो है उसके वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, जहां पे खासकर बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन देखने को मिल रहा है। और ईस्ट की तरफ आपको कुछ फॉरेस्ट जो है बहुत ही ज्यादा हरे भरे अभी भी है, अच्छे हेल्दी है। लेकिन वेस्ट की तरफ जो बापुंका बंगस हाईवे जो बना है उसकी वजह से डिफोरेस्टेशन ज्यादा को देखने को मिला है। इसमें जो इससे रिवर है वो हाइड्रोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और लोकल लाइवलीहुड्स को बहुत ज्यादा मदद पहुंचाता है। और कामेंग रिवर जो है ये ईस्टर्न हिमालयस का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, हिमालय बायोडाइवर्सिटी का ईस्टर्न पार्ट को है जो है कामेंग रिवर से है। और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सच एज कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट, और इसी की वजह से ये आजकल न्यूज में होता है कि इसके जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है KEP HEP, उसकी वजह से वहां पे डिफोरेस्टेशन मिलेगा और कुछ कुछ डिस्प्लेसमेंट मिलने को देखने को मिला है वहां पे। तो एक मैटर कंसर्न वहां पे भी रहा है, हमेशा से ही ऐसा पाया गया है कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी जहां भी कहीं जाती है या फिर कहीं मॉडर्निटी थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट को नुकसान लेके जाती है, ये तो है ही। अगला जो हमारे वर्ल्ड के मैप में देखिए जो कौन सा जो हम पढ़ रहे हैं उसका न्यूज में कौन है, मायोन वोल्केनो। ये है कहाँ, फिलीपींस के पास। ये एक एक्टिव वोल्केनो है। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप देखिए, यह एक एक्टिव वोल्केनो है, कहाँ पे है, साउथ ईस्ट लुजोन फिलीपींस में, और ये लेगापाजी सिटी में है। और ये दुनिया की सबसे परफेक्ट वोल्केनिक कोन है, क्योंकि परफेक्ट वोल्केनिक मतलब ऐसा कोन जिसको अगर ठीक बीचों बीच काटे तो दोनों एक तरफ से बराबर हो, यानी सिमेट्रिकल, ठीक। तो परफेक्ट वोल्केनिक कोन, क्योंकि इसकी सिमेट्री बिल्कुल एग्जैक्ट जो सिमेट्रिकल शेप है, यानी इस तरफ भी एग्जैक्ट वॉल्यूम है या फिर शेप है, और इस तरफ भी एग्जैक्ट उतना ही एरिया है। तो ये बिल्कुल सिमेट्रिक है और ये वर्ल्ड की मोस्ट परफेक्टिकल वोल्केनिक कोन है। यही बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बात ध्यान रखना है। और इसकी बेस सरकमफ्रेंस देखें लगभग 30 किलोमीटर है और हाइट 870 फीट है। और ये सेंटर है मयोन वोल्केनो नेशनल पार्क का, जिसमें लगभग 21 माइल कवर कर रहा है एरिया, लगभग 55 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो लोअर स्लोप है वो एक्सटेंसिव है अबाका प्लांटेशन के लिए। अबाका प्लांटेशन का है एक केला के जो बनाना है उसी की स्पीसीज है अबाका
वो उसका प्लांटेशन इस एरिया में आपको इसके लोअर स्लैब में ज्यादा देखने को मिलेगा। और मोर देन 30 रिकॉर्डेड एरप्शन सिंस 1616, यानी 1600 से 1616 के ईस्वी से लगभग अभी तक लगभग 30 इरप्शंस हो गए, और बहुत ज्यादा ऐसा मतलब हाईली इफेक्टेड है, मतलब बहुत तेज से हुआ ऐसा इरप्शंस है। और ये लगभग सारे जो है वो एक्टिव वोल्केनोज थे। और 1814 का जो इरप्शन जो था बहुत ही डिस्ट्रक्टिव था, जो कि टाउन ऑफ कगासवा को बिल्कुल ही ध्वस्त कर दिया था। लगभग 1200 लोग वहां मर गए थे इसकी इरप्शन की वजह से। और 1993 का जो इरप्शन था लगभग 79 लोग मरे थे। और ये लिथल पोटेंशियल्स उसी टाइम से कहा गया कि यह जो एरिया है ये मायोन वोल्केनो है बहुत ही लिथल है, बहुत खतरनाक है। और ऐसे जो कहा ना कि एक्टिव वोल्केनो है तो उसके हमेशा आपको इरप्शन देखने को मिलेगा। कब कब लोग लोग 2000 में भी देखने को मिला, 2006 में भी देखने को मिला, 2009 में भी, 2014 में भी, 2018 में लगभग बहुत सारे लोगों को वहां से माइग्रेशन भी देखने को मिला। और वहां से लोग खाली करके चले गए वहां के लोग जिसके अगल बगल में थे। 2006 का में जो एक टाइफून आया था दुरियान, उसने बहुत हेवी रेन बनाया और वहां के जो फ्लड है उसको बिल्कुल मडस्लाइंस कर दिया, मतलब वहां दलदल जैसा बनने लगा। और वोल्केनो के फुट के पास हुआ जब तक, और वहां लगभग 1000 लोग मर गए। और मायन वोल्केनो जो है वो पॉपुलर है किसकी वजह से? क्लाइंबर, कैंपर्स, जियोलॉजिस्ट और यहाँ पे टूरिस्ट भी, रिसर्च साइट। ऑब्वियसली ऐसे जगह पे जहाँ पे इतने सारे वोल्केनोस हो, इतना एरप्शंस हो, इतना मडस्लाइड्स, फ्लड्स मिलने को मिले, तो वहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स तो ज्यादा मतलब जो रिसर्च है वो करने तो वहां पे जाएंगे ही आएंगे। फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी आपको वहीं पर है, जो की सब चीजों को मॉनिटर करता है वहां पे। और डिजास्टर रिस्क के जो भी डिजास्टर हो उसे लेकर वो अवेयरनेस या फिर प्रिपेयरनेस वहीं पर पहले स्टार्ट करके रखती है। तो आज क्या था मैप ऑफ द डे में हमने देख लिया, मयोन वोल्केनो हमने देखा, और मैप ऑफ द डे भारत के कॉन्टेक्स्ट में हमने कौन सा देखा? कामेंग रिवर। तो ये सब आज के डेली करंट प्रोग्राम में था। ये 3-4 चीजें जो हमने करंट अफेयर को पढ़ा, टॉपिक ऑफ द डे पढ़ा, मैप ऑफ द डे भारत के कॉन्टेक्स्ट में, मैप ऑफ द डे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है डेली जनरल अवेयरनेस क्यूज। ये मैं नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन आपको करना है, आप सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार खुद से इसको अटेम्प्ट कीजिए। अगली वीडियो में इसके आंसर आपको बता दिए जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक बार प्ले कर देता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सके। फर्स्ट क्वेश्चन जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखने को मिलेगा इस तरफ, माइन मिनिस्ट्री साइंस एमओयू विद आईए। फिर सेकंड क्वेश्चन अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट से है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स 18 जन औषधि केंद्र। फिर अरविंदर सिंह सहनी के जो न्यू चेयर बना रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन देखिए, प्रेसिडेंट मुर्मू है, एस्ट्रोनॉमर्स है। सेवंथ क्वेश्चन आप राइट हैंड साइड में देखिए, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं सिक्स क्वेश्चंस के। सेवंथ क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेवंथ क्वेश्चन है, और एट्थ क्वेश्चन आपको नीचे दे दिया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपको इसको स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करना है। और ऑनेस्टली सॉल्व कीजिएगा। आंसर आपको अगर कहीं से देख गूगल करना ना पड़े, आप पहले को अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद गूगल से उसका जितना भी आपका इन्फॉर्मेशन होगा एक पेज में, या फिर आप कोई भी अगर करंट अफेयर के लिए कोई कॉपी यूज कर रहे होंगे। जनरली लोग करते क्या है, डेली करंट अफेयर के लिए एक नोटबुक रखते हैं, उसमें सारे जितने भी करंट अफेयर्स के हैं उसको लिखते हैं। तो आप भी वही कीजिएगा, जो आपको कन्वीनियंस लगे। आपको याद हो जाता है तो याद है, ठीक है। अगर लिख लेंगे तो लिख है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट रख के अपने गैलरी में रखिए, वो भी कर सकते हैं। सारी मर्जी, मतलब जो भी आपको करना है आपके ऊपर है, लेकिन ऑनेस्टली उसको फॉलो कीजिए, उसको अटेम्प्ट कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।